राकेश एकदम एकदम फटीचर जॉब था। फटीचर था तो तुम हंसी क्यों? बोलो बोलो। पर मम्मा इसे पीजे बोलते हैं। पीजे माने पुअर जोक। एकदम पोल था। ओए ओए, जोक जोक होता है ना, पुअर वर नहीं होता, समझे क्या? हमारा बच्चा। चलो गाड़ी में बैठो। मम्मा वो लड़की मर तो नहीं गई? गलत किया राकेश, हमने बहुत गलत किया। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। खा लो, इसमें प्रोटीन और विटामिन है। हमें नहीं खाना ये। नहीं खाना? अगले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट है। हमें नहीं जीतना और मेडल। हम बोर हो चुके हैं प्रोटीन विटामिन खा खा के। हमें पूरी खाना है, पराठा खाना है, बर्गर भी तो खाना है और सेहत का सत्यानाश करना है। याद है ना तुम्हारा ड्रीम? तुम्हें पीटी उषा बनना है, याद है ना? खा लो चुपचाप। हमें नहीं बनना पीटी उषा। और वैसे भी वो औरत है और मैं लड़का। चुपचाप से खा लो वरना पापा को बोल देंगे। हेलो, सब ठीक है घर पे? हाँ घर में तो सब कुछ ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए ना। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हमें उस माँ बेटी को लेकर अस्पताल जाना चाहिए था। हमने बुरा किया ना। तुम वही वाला बात लेकर अब तक बैठी हो। अरे भूल जाओ सब और नीलू पर ध्यान दो। हाँ हाँ, उसे तो अभी अभी मैंने हेल्दी खाना दिया है। आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ ठीक है। नीलू, नीलू कहाँ चला गया है ये? नीलू, नीलू क्या है ये? मम्मा पराठा खा रहा हूँ। तू पराठा नहीं, एक लपड़ खाएगा। रख, कितनी बार मना किया है पराठा खाने से। रख। अरे क्या बात है, तुम इतना क्यों नीलू को डांट रही हो? आप तो है ना बीच में बोलिए ही मत। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बराबर से जानती हूँ मैं। मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है, मेडल लाता है, इसलिए आप जलते हो ना उससे। इसीलिए आप उसे पराठा खिला खिला के अपने बेटे जैसा, हाथी जैसा बनाना चाहते हो। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे चिकू को हाथी कहा तो। और खबरदार, आइंदा मेरे बेटे को पराठा खिलाया तो। चल नीलू। चल नीलू, बढ़िया है। सर ना ही मेरे पास कोई आईडी प्रूफ है और ना ही मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 500 रुपये अलग से लगेगा। ये लीजिए सर। सर नकली बनाओगे? अरे नकली असली कौन देखता है आजकल। सर मेरा काम तो हो जाएगा ना? अरे जब बोले हैं तो हो जाएगा, और जो एड्रेस बताया पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चल। नीलू, नीलू, सुनीता जी, सुनीता जी, आपने मेरे नीलू को देखा है कहीं? नहीं। नीलू, अंकल जी, आपने मेरे नीलू को देखा कहीं? नहीं बेटा, हमने तो देखा नहीं। नीलू, राकेश, नीलू कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ? मैं स्कूल लेने गई थी, वो वहाँ पर नहीं है। अरे तो पास पड़ोस में देखी तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, नीलू कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। बस चलो, तो हम पहुंच रहे, तुम परेशान ना हो। चलो। हाँ। नीलू, क्या हुआ? नीलू मिला? राकेश, नीलू कहीं नहीं है। मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया, नीलू कहीं नहीं मिला। परेशान हुआ तो चलो दोबारा दिखते हैं। आ जाओ जल्दी। चलो जल्दी। राकेश, हम कब से नीलू को ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। चलो ना, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या सोच रहे हो? पुलिस के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। तुम चलो ना, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेली जाऊंगी। सुन, एक काम करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पुलिस के सामने उस एक्सीडेंट के बारे में बात मत करना। तुम जल्दी से चलो। आ जाओ। ये हमारे नीलू की बुक। सुबह सुबह हम ही उन्हें छोड़ने गए थे स्कूल, और उसके बाद हर रोज की तरह शाम को मैं उसे लेने गई थी।
भैया कोई बच्चे दिख नहीं रहे, छुट्टी हो गई क्या? और नीलू कहाँ है? स्पोर्ट क्लास कैंसिल हो गई, 2 बजे सबकी छुट्टी हो गई। उसने आखिरी बार नीलू को स्कूल के गेट से बाहर जाते हुए देखा था और उसके बाद सब जगह पे देख लिया, नीलू कहीं नहीं है सर। हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद किसी फ्रेंड के या किसी नेबर के अपार्टमेंट में या सब जगह पे देख लिया, नीलू कहीं नहीं है, नीलू कहीं नहीं है। हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ कुछ हुआ? आस पड़ोस में कोई घटना, दुर्घटना? घटना दुर्घटना माने? मेरा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, शिकवा, शिकायत, कोई शक किसी पे? नहीं साहब, किसी पे कोई शक नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम छानबीन शुरू करते हैं। सुरेश सर, सारे नाकर्स को अलर्ट करो और हाँ, इस बच्चे की फोटोज हर जगह सर्कुलेट कर दो। और एक काम और करो, इनकी बिल्डिंग के आसपास एक राउंड देख लो, हो सकता है किसी ने बच्चे को दोपहर के बाद देखा हो। क्या नाम बताया आपने बच्चे का? नीलू। फुल नेम? नीलेश ओझा। नोट डाउन। नीलेश सर। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा आपका बच्चा। तुमको लिमिट में रहने को बोले हैं, समझ नहीं रहे हो क्या? हाँ? अबे सच्चाई से कहाँ फालतू के बातें क्या कर रहे हो? अरे भैया काहे उत्पात फैला रहे हो? अरे लड़ने की क्या जरूरत है? कहने को बोल रहे हैं, हम क्या मार रहे हो भाई? बहन है तुम्हारी। अबे तो भाई तुम्हारी काहे उतावले हो? यहाँ पे साइन कीजिए। वैसे क्या लगता है ये आपका? बेटा है मेरा। इधर आ। साइन कर इधर। ऑलरेडी अनलिमिट। मम्मी को टच भी किए ना तो ना आप बाप रहेंगे ना हम बेटा। क्या बोला? इज्जत? हाँ, इज्जत, बड़ा इज्जत वाले हैं आप। अपनी बीवी को प्रताड़ित आप कर रहे हैं, शादीशुदा होकर एक लड़के के बाप होकर बाहर गर्लफ्रेंड आप रखे और इज्जत हम बर्बाद कर रहे हैं। पता है आज थाने में किसके कारण बंद हुए? आपके कारण। पूरे शहर में डिस्कशन हो रहा है आपकी रखेल की बेटी नेहा कुमारी के बारे में। का की है शकबाजी हो रहा है किसी असलम खान के साथ में। खान साहब से मोहब्बत चल रही है आपकी ये सौतेली बेटी। अब इज्जत कौन दोबारा है? या आपकी सौतेली बेटी या अपना बेटा? बात करते हैं। मिंटू आओ। आप इसको पूछो इससे। अरे इससे पूछो काहे मार रहे हैं, बताएगी तुमको। हम इससे काहे पूछे? आपसे पूछ रहे हैं ना। इस जवान बिटिया को कोई ऐसे मारता है का? हम इनकी बिटिया नहीं है। अरे हमारी बेटी होती तो गर्दन उतार के धरती पे धर देते। नाम सुना बोले जा रहे हैं आप। हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी? अरे मुंह पे कालिक पूछ रही है वो। बता बता उस लड़के का नाम क्या है? बोल। अरे बोल काहे नहीं रही है? क्या बताएं? हमको क्या पता किसके बारे में बात कर रहे हैं? असलम खान। आया कुछ याद? बॉयफ्रेंड है इसका। तो उससे आपको क्या करना है? मतलब आप कर रहे हैं पीछे दिया। और जबान खुल गया तुम लोगों को। अरे नाली में से उठा के महल में रखे तुमको, भूल गए सब? कुछ नहीं भूले हम, याद है सब। इसीलिए इतना प्रेम दिए हैं आपको, इतना सम्मान दिए हैं। पर इस बार बात हमारी बिटिया के सम्मान का और इसकी फ्रीडम का है। फ्रीडम? शादी करके दिखाओ से तुम दोनों को उसी नाली में फेंक के आएंगे जहां से उठा के लाए थे। तब पूछना हमसे फ्रीडम का मतलब, समझाएंगे अच्छी तरह से। फ्रीडम चाहिए। सुनिए,
सर हमने नीलेश के आस पड़ोस में पूछताछ की सर, तो वहां हमें एक पड़ोसी से पता चला कि सर वो पिछले हफ्ते की बात है, महेश सारन है ना, उसका नीलेश भैया की फैमिली के साथ बहुत ही झगड़ा हुआ था। ये महेश शरण कौन है? सर वो राकेश भैया के पास वाले मकान में किराए से रहता है। झगड़े की वजह क्या थी? कहा बताएं साहब, एक दिन उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया तो उसने नीलेश की पिटाई कर दी। बहुत ही झगड़ा हुआ था रजनी भाभी और महेश का। ये महेश कहाँ रहता है? यहीं पास में ही रहता है साहब। चलो दिखाओ। हाँ सर, उन्होंने बिना कोई वजह हमारे नीलू को मारा था। और साहब हमने उसकी शिकायत उसके मकान मालिक से की। उसने कहा कि इस महीने के आखिरी तक उसे निकाल देगा। सर हम महेश शरण से पूछने गए थे, लेकिन उसके डेरा पर ताला लगा था। सर लगता है महेश शरण ही खुंदस में नीलेश को उठाया है और अब खुद ही गायब हो गया। आपसी रंजिश का मामला लगता है। क्या नाम बताया तुमने उसका? महेश शरण सर। उसके घर पे नजर रखो। सर एक बात और मालूम हुआ, सर नीलेश को लोगों के घर जा जाकर खाने का बहुत आदत था। इस बात को लेकर उसकी माँ का आस पड़ोस में झगड़ा हुआ करता था। बच्चे हैं, करते हैं ऐसा। तुम एक काम करो, स्कूल के गेट से लेकर उसकी बिल्डिंग तक कितने सीसीटीवी है पता करो, उन सबकी फुटेज निकालो। और हाँ, नीलेश अगर उस रास्ते से गया है तो वो जरूर दिखेगा। सर हाँ बोलो। महेश शरण लौट आया। बात करो उससे, पूछो कहाँ था इतने दिन। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं जॉब की ट्रेनिंग के सिलसिले में 3 दिन शहर से बाहर था सर। ट्रेनिंग के सिलसिले में या फिर नीलेश की किडनैपिंग के सिलसिले में? सर मेरा नीलेश की किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, आप चाहें तो। पूछा हमने तेरे मोहल्ले में। उसका नीलेश भैया की फैमिली के साथ बहुत ही झगड़ा हुआ था। उन्होंने बिना कोई वजह हमारे नीलू को मारा था। सबका यही कहना है कि नीलेश तुझे फूटी आंखों नहीं सोता था। क्यों? सर ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार नीलेश ने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था, तो मैंने भी गुस्से में आके उसे एक थप्पड़ लगा दिया। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया सर उसके साथ में। ठीक है, लेकिन हमारी परमिशन के बिना शहर के बाहर मत जाना। देख रहे हो तिवारी साहब? सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। साहब हमारा नाम है विजय, अरे हमारी बहन है दुर्गा। साहब हमारे बहनोई गोपाल मिश्रा और भांजा मिंटू 2 दिन से गायब है, कहीं पता नहीं चल रहा साहब। आखिरी बार आप लोग कब मिले थे उनसे? 3:30 बजे घर से निकले थे साहब, बहुत गुस्सा में थे। घर में घुसते ही अलमारी से 20 लाख रुपए निकाले, बहुत टेंशन में थे। कहाँ जा रही है बैग लेके? छोड़िए इसे। मुंह मत चलाना मेरे सामने। क्या काम करते हैं आप लोग? साहब मेरे पति का मनी लेंडिंग का बिजनेस है साहब, और मेरे भाई का पान का दुकान। साहब वो हमारा पान का दुकान का सेटअप भी जीजा जी ने ही करा के दिया था। कारोबार में किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट लफड़ा? नहीं साहब, उनका हिसाब बहुत साफ साफ रहता था और बहुत सुलझे हुए इंसान है साहब। तो गोपाल जी के पीछे पीछे मिंटू गया, कैसा संबंध है दोनों में? गलती मिंटू अगर नहीं है साहब, अब आप ऐसा काम करेगा तो फिर बताइए। कैसा काम? अरे बेटा के सामने माँ को मारेगा, दूसरी औरत से संबंध बनाएगा तो। किसके साथ संबंध है? काहे नहीं बताइए किसके साथ संबंध है? साहब इसी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ था साहब। मुनकी की बेटी नेहा असलम नाम के किसी लड़के के प्यार में पड़ गई थी साहब। जब ये बात मिंटुआ ने अपने बाप को बताने की कोशिश की तो बहुत मारा साहब उन्होंने चप्पल से। अच्छा, तो ये मुनकी आपके पति की दूसरी औरत थी? हैं? ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी साहब वो तो। जवान औरत फंसा ली हमारे पति को, और इन्होंने तो ये भी कहा कि उससे शादी भी कर ली उन्होंने। साहब उसकी ना बुरी नजर थी हमारे पति के पैसे पे। शायद जीजा जी इसीलिए उसको 20 लाख रुपए दिए होंगे। तो आपको शक है कहीं मुनकी ही गोपाल जी को? हाँ साहब, वो बुझा गए थे उसकी बुरी नियत को। पता नहीं किस बात पे ब्लैकमेल कर रही थी उनको। फोन पे फोन आ रहा था उनके मोबाइल पे। गोपाल जी का नंबर दीजिए। नंबर लो। 99 36 41 41। सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर ठीक है, आप लोग सारी डिटेल्स लिखवाइए, जानकारी मिलते ही इत्तला करते हैं। गोपाल के ऑफिस में पता कीजिए कि कौन कौन से लोगों को पैसा देने वाले हैं। हो सकता है लेन देन के चक्कर में हादसा हुआ हो। और मुनकी, इससे बात करना होगा,
मिंटू की बाइक और गोपाल के कार का सारी डिटेल्स और इन दोनों के फोन के सारी डिटेल्स कंट्रोल रूम को बोलिए, सारे थाने को इन्फॉर्म कर देंगे। सर थैंक्स। 4 साल की थी नेहा जब गोपाल हमसे ब्याह किए थे। कोई फंसाए नहीं है उनको। अच्छा, तो क्या ये बात सच नहीं है कि नेहा और असलम के बीच में जो रिश्ता था उसके बारे में पता चलने के बाद गोपाल ने आपको अपनी जिंदगी से बेदखल करने की धमकी दी थी? हाँ दी थी, पर हम मना लिए थे उन्हें। कमाल कर दिया आपने, एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। आपके हाथ में जायदाद भी लग गई और असलम के प्यार का रास्ता भी साफ हो गया। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं और पैसे का लालच हमको नहीं उस मिंटू को है जिसके बाप ने उसको जायदाद से बेदखल कर दिया है। दुर्गा की मेहरबानियों से जिंदा है वो नशेड़ी। वैसे आप दोनों गोपाल से आखिरी बार कब मिले थे? जी वो जब हम दोनों को मारने की धमकी दिए थे, बस उसी दिन आखिरी बार देखे थे उन्हें। तो आपको लगता है कि मुनकी का गोपाल और मिंटू की मिसिंग से कोई लेना देना नहीं? सर हमको लगता है मिंटू का 20 लाख पर नियत था, इसलिए बाप के पीछे गया और उसको किडनैप कर लिया। और शायद गोपाल को किडनैप करने का प्लानिंग भी पहले से था, इसलिए अपना फोन घर पर छोड़ कर गया ताकि कोई ट्रेस ना कर सके, और अब खुद पुलिस के डर से कहीं छुपा बैठा। अगर ये प्लान था तो बहुत ही बकवास प्लान था। गोपाल के पीछे मिंटू गया, ये बात सबको पता है, तो पहला शक उसी पे आएगा। और अगर प्लान करके किडनैप करना होता तो फोन घर छोड़कर क्यों आता? एक फोन इंसान के सारे राज खोल देता है। सर, गोपाल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ मिला? हाँ सर, गोपाल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड से तो लगता है कि उसका फोन आखिरी बार पटना बाईपास के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। ये इस नंबर से बहुत सारा फोन हुआ है गोपाल के नंबर पे। जी सर। सर जिस रोज गोपाल मिश्रा गायब हुआ उसी रोज 25 बार कॉल आए थे, जिसमें से 18 बार तो मिश्रा जी ने कॉल उठाए भी नहीं। ये नंबर है दिवाकर यादव। कॉल किया था इसको? जी सर किया था, लेकिन सर इसका फोन बंद आ रहा है। और सर इस आदमी का एड्रेस कंकरबाग कॉलोनी का है। बाकी की डिटेल्स पता कर रहे हैं। जल्दी पता करो, मुझे लगता है इस आदमी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसका। जी सर। चलो कुछ खा लो। राकेश, क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि नीलू मुझे छोड़ के चला गया? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? तो फिर कौन हमसे बदला लेना चाहता है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? राकेश प्लीज तुम नीलू को कहीं से भी लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मेरा नीलू। सर नीलेश के क्लास के बच्चों से एक बहुत अजीब बात पता चली। सर नीलेश क्लास में अक्सर महंगी चीजें लाया करता है। जैसे महंगी वॉच, टैबलेट, और सर सबसे अजीब बात तो ये है कि वो कहता था कि ये सारी चीजें उसे किसी मैजिक फोन से मिली है। मैजिक फोन? कहीं नीलेश के गायब होने की वजह ये मैजिक फोन तो नहीं? क्या हुआ सर? कुछ पता चला हमारे नीलू के बारे में? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए आपको बुलाया। राकेश, आपने कभी अपनी बच्ची को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, जैसे कोई टैबलॉइड वगैरह? नहीं साहब, हमने तो उसे कभी फोन तक नहीं दिया। नीलेश ने कभी आपको किसी मैजिक फोन के बारे में बताया? नहीं, कभी नहीं। नीलेश के दोस्तों के हिसाब से उसके पास जो टैबलेट था बड़ा एक्सपेंसिव था, वो उसको मैजिक फोन की वजह से मिला था। क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन देता था? विकास। नीलू का विकास के घर पे बहुत आना जाना रहता था और विकास कभी कभार उसे चॉकलेट्स, केक्स सब कुछ देता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है ये विकास ने ही वो मैजिक फोन लाया हो उसके लिए। चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, कोई खास वजह? सर वजह तो कोई नहीं थी। नीलू अक्सर मेरे घर पे खेलने आया करता था।
धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो दोस्ती हुई तो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा तू? बच्चे को महंगे गिफ्ट देगा? सच बता, वरना मैं तुझे मेरा मैजिक दिखाऊंगा। हाँ सर, मैंने उसको गिफ्ट दिए थे। तो बता वो मैजिक फोन का। मुझे कुछ नहीं पता सर। नरेश के हिसाब से उस मैजिक फोन की वजह से उसे टैबलेट मिला था। सच बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। नीलू अक्सर वक्त बे वक्त मेरे घर पे खेलने आया करता था। एक दिन क्या कर रहा था तू? हाँ, सच्ची बोल। रोक। पिछली बार जब तुझसे पूछा था तो सच क्यों नहीं बोला तू? बोल। सर, मैंने नीलू को डरा धमका कर फोन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को डराएगा तू? इसलिए तूने उसके माँ बाप के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, नरेश के साथ दोस्ती बनाई, ताकि जब तू ये कांड करे तुझ में कोई शक ना करे। हाँ? नहीं सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। नीलू के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर। सुरेश, चल। सर, इस विकास के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कई क्राइम्स में ऐसा हुआ है कि बच्चों के साथ क्राइम बच्चों ने किया है। नीलेश एक होनहार लड़का है, एक अच्छा एथलीट है। तुम उसके स्कूल में जाके पता करो कि कोई बच्चा उसका दुश्मन तो नहीं था। सर, सर, मैंने मिंटू के दोस्तों से पूछताछ की, पर उनका मिंटू और गोपाल के केस से कोई लेना देना नहीं। और हाँ सर, वो असलम का बैकग्राउंड भी चेक किया, उसका भी मिंटू और गोपाल के केस से कोई लेना देना नहीं है। पर सर, जब मैंने गोपाल के ऑफिस में छानबीन की तो उसका पता चला कि गोपाल का पैसे लेने देने का बिजनेस था, जिसमें गोपाल को पैसे लेने से ज्यादा पैसे देने थे। माने? मतलब ये कि सर, गोपाल पर काफी सारे लोगों का कर्जा था। मनी लेंडर कर्ज क्यों लेगा? वही तो सर, लगता है कि उसका कुछ और भी बिजनेस है। फिर तो गोपाल के गायब होने में किसी देनदार का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, गोपाल के क्रेडिटर लोगों का लिस्ट मिला? नहीं सर, लगता है गोपाल कोई पर्सनल डायरी मेंटेन करता था। उसके ऑफिस में सिर्फ ये रजिस्टर मिला है और इसमें नाम नहीं, कोड वर्ड्स हैं। और उसके ऑफिस वालों का कहना है कि ये जो कोड वर्ड्स हैं ये क्रेडिटर्स के नाम हैं, जिनका उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि ये हैं कौन लोग। हेलो सर, दिवाकर को मैंने अभी पटना सिटी के एक लॉज से पकड़ा है। वही दिवाकर जो लगातार गोपाल को फोन कर रहा था। ले आओ उसको। मुझे क्यों बुलाए साहब यहाँ? कैसा? ठीक है साहब। पानी पिएगा? अरे सीधा बैठ, सीधा बैठ। किस लिए भाग रहा था? भाग नहीं रहे थे सर, हम तो ढूंढ रहे थे किसको? उसी को जो सबका पैसा लेकर फरार हो गया है, गोपाल मिश्रा। पर वो तो कर्जा देता है। ये सब ढकोसले है साहब, वो तो बहुत बड़ा सट्टेबाज है। किस बात का सट्टा? बता दे किस बात का सट्टा। ये बहुत धारा लगेगा तेरे पे। अबे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब बोलता हूँ साहब, बता। क्रिकेट का बुकी है साहब, वो क्रिकेट पे सट्टा लगाता है वो। और तेरा क्या कनेक्शन है? मैं भी उसके पास सट्टा खेलने जाता हूँ साहब। अच्छा ये बता, सट्टा लगाता कहाँ है? और किसी को सट्टा लगाना हो तो किसके पास जाना पड़ता है? सारा धंधा फोन पर होता है साहब, और भरोसे पर। और किसी अनजान आदमी को सट्टा लगाना होता है तो रेफरेंस का जरूरत होता है। वही हम गलती कर बैठे साहब। हमने कपिल को गोपाल से मिलवाया। गोपाल भाई, कपिल नाम का आदमी है, उसको खेलना है। ऐसा खा के भाग तो नहीं जाएगा? अरे सर, मेरी जवाबदारी है, आप टेंशन मत लो। मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस से लेता हूँ, 1 मिनट। हेलो कपिल। हाँ, गोपाल भाई आना ऑनलाइन पे, बात करना। भाई जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। हाँ गोपाल भाई, अपना ही है, अपने आदमी है। जब सारी डीलिंग फोन पर होती है तो पैसे का लेन देन कहाँ होता है? साहब, हर भूखे का अपना एक कैश पॉइंट होता है शहर में।
वहीं से इनडायरेक्ट पैसों का लेन देन होता है। गोपाल का कहाँ है? ओ, विजय का दुकान साहब, विजय का दुकान। साहब, हर बुकी के पैकेट के ऊपर एक कोड होता है और कस्टमर के कोड से उसको कोड को मिलाया जाता है। उसके बाद वो पैकेट लिया और दिया जाता है। उसके बाद हम गोपाल को फोन कर देते हैं साहब। पैकेट लेकर जाते हैं, कोई पैसा नहीं गिनता? साहब, ये बेईमानी का धंधा है, ईमानदारी से चलता है। ये बता, बुकी इतने पैसे के लेन देन का हिसाब कैसे रखता है? हर बुकी के पास फोन, सिम्स और डायरी होती है और उनका एक अकाउंट टीम भी होता है। वही सब पैसे का लेन देन मैनेज करते हैं। कपिल तुझसे पैसा क्यों मांग रहा था? कपिल सट्टे की एक बाजी में बहुत सारा पैसा जीता था साहब। मैं 20 लाख रुपए जीत गया। 20 लाख। गोपाल ने पैसे देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने बोला कि उसने गलत सेशन खाया है और गोपाल ने बोला कि कपिल ने गलत सेशन खेला है, इसलिए उसकी बेट नहीं मानी जाएगी और उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब साहब, कपिल मुझे धमकी देने लगा, अगर पैसा नहीं दिया तो पैसा हमको देना पड़ेगा। अब बताइए साहब, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से देता? फिर हमने तय किया कि उसको कहीं से भी बाहर से धर पकड़ेंगे उसका कॉलर। 5 घंटे तक उसका वेट किए, लेकिन मिश्रा नहीं आया साहब। बाद में हमें पता चला कि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने बैटिंग में पैसा लगाया था और किसी को पैसा वापस नहीं दिया। बताइए साहब, 20 लाख रुपए हम कहाँ से लाते? कपिल तो हमारे जान मार देगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि दिवाकर ने कपिल के साथ मिलकर गोपाल का मर्डर किया। मिलकर क्यों? दोनों अकेले में भी कर सकता है। और लाश कहाँ है? और मिंटू को मारने का इन लोगों के पास कोई कारण नहीं है। सर, हमको लगता है कि आप कहीं कुछ इशारा कर रहे हैं। इशारा करने का उम्र चला गया है तिवारी जी, समझने की कोशिश कीजिए। यहां मसला कुछ और है। सर, गोपाल मिश्रा का गाड़ी मिल गया। पटना दानापुर बाईपास के अंदर एक सड़क पे खड़ा है। इन ब्लड सैंपल का डीएनए रिपोर्ट्स निकलवाइए जल्दी। जी सर। सर, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, यह पटना से इतनी दूर बाईपास से 3 किलोमीटर अंदर गोपाल मिश्रा क्या करने आया होगा? या तो किसी ने लाया होगा या फिर किसी ने बुलाया होगा। आपके कहने का मतलब है कि अपहरण? मतलब गोपाल मिश्रा को उसी की गाड़ी में किसी ने किडनैप किया, यहाँ लेकर आया और उसका मर्डर कर दिया। पर इसमें एक पेच है। क्या सर? बॉडी मारा तो बॉडी किधर है? कोई अपने साथ बॉडी लेके क्यों जाएगा? सर, पर यह भी तो हो सकता है कि गोपाल मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया हो और उसे कोई नजदीकी अस्पताल में लेके गया हो। यह भी तो हो सकता है कि गोपाल मिश्रा खुद किसी को मार के यहां से भाग गया हो। इस कार में किसके साथ क्या हुआ है वो ब्लड सैंपल का डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। गलती है राकेश, हम दोनों की गलती है। हमारे बुरे कर्मों की वजह से आज हमें हमारे नीलू के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ होगा। अगर हम उस दिन माँ बेटी को लेकर हॉस्पिटल गए होते ना तो ऐसा नहीं होता। अरे तो नीलू को और उस एक्सीडेंट को क्यों जोड़ रही हो? उनका रिलेशन क्या है? किस बात के लिए जोड़ रही हो? वो दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तुम समझ नहीं रहे हो। राकेश, मुझे लगता है कि हमें जाकर उस माँ बेटी को मिलना चाहिए। तुम चलो ना प्लीज, हम उनको मिल के आते हैं। रजनी, कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? और अगर वो मिल भी गए ना तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, पर मैं उन लोगों को ढूंढ के रहूंगी। अरे रजनी, बात हम उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें आप लोगों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। गरीब का हालत तो ऐसा ही होता है। वो तो भगवान ने बचा लिया, 18 टाका लगाए माथा में, मरी जाती नहीं तो। यकीन मानिए, उस दिन से एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए हैं हम। हमारे परिवार की तरफ से हम माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक बात पूछे आपसे, आपको हमारे बेटे के बारे में कुछ पता है? बेटा? कौन बेटा?
हमारा बेटा नीलू, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उसके अगले ही दिन से वो लापता है, अभी तक नहीं मिल रहा है। कुछ पता है तो प्लीज बताइए ना। ये रखिए, रखिए, काम आएंगे। सुनिए, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग गए, देखा माँ बेटी दोनों दुख में तड़प रहे थे, मगर फिर भी हम लोग वहाँ से निकल गए। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर हम लोग डर गए थे। आपको पता है ना, देश में इतने सारे एक्सीडेंट्स में इतनी सारी मौतें इसलिए होती है क्योंकि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जाता। और आप तो कमाल है, खुद ही टक्कर मारे और खुद ही वहां से भाग गए। गनीमत है वो बच गई। सर हमने जाकर देखा, माँ बेटी दोनों सही सलामत हैं। किस्मत है आप लोग की कि वो बच गए, और आप दोनों के खिलाफ वो कंप्लेन नहीं लिखवाना चाहते, वरना लंबी सजा होती है आप दोनों को। सजा तो अभी भी भुगत ही रहे हैं ना। पता नहीं हमारा नीलू कहाँ होगा। सर ये गाड़ी में मिले वो ब्लड सैंपल रिपोर्ट है जो गोपाल और मिंटू से मैच कर रहे हैं। और एक चीज देख रहे हो, गोपाल के केस में ब्लड वॉमिट हुआ था, ब्लड में पॉइजन के ट्रेसेस मिले, यानी फूड पॉइजनिंग। मतलब किसी ने जहर देने की कोशिश की। सर पर मिंटू के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में तो जहर है ही नहीं। अजब खेल है। मिंटू गोपाल के पीछे पीछे निकला, गाड़ी में दोनों में हाथापाई हुई, खून बहा, पर कौन मरा कौन जिंदा ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर कोई मरा तो बॉडी कहाँ है? और सर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर गोपाल मिश्रा को जहर देगा कौन? साहब, हमारा वो पड़ोसी हामिद अपने बेटा को मारकर कब्रिस्तान में गाड़ दिया है पीछे। किधर? शेखपुरा में साहब। सर यहाँ कुछ भी नहीं है। काय बॉडी बोल। साहब हम यही दफनाए थे, हम अपना बेटा को नहीं मारे हैं, गलती से। दिन भर गली मोहल्ला में दौड़ता रहता था, एक और अक्षर नहीं पढ़ता था, 3 बार एक के क्लास में फेल हुआ। कल उसको बोले हम कि घर जल्दी जाकर पढ़ने बैठ जाना, तो हमसे बहस करने लगा। बस हमारा माथा घूम गया। बगल में डंडा पड़ा था, उठा के 4 ठो मारे और मार के उसको कोठरी में बंद कर दिया। फिर रात में हम उसको खाना देने गए तो पापा, यार जानवर कोई अपने बच्चे को ऐसे मारता है? हाँ? तू जानता है ना, बच्चों को मारना कानूनी जुर्म होता है। काय बॉडी बोल। अब यही दफनाए थे साहब, पता नहीं कौन खोद के ले गया। ले जाओ साहब। साहब हम रोज रात 10 बजे तक यहाँ पहरा देते हैं साहब, यहीं बगल में हमारा डेरा है साहब, हमको कुछ नहीं मालूम साहब। सच बोल रहा तू? हाँ साहब सच बोल रहे हैं साहब। हाँ साहब। सुरेश इसका स्टेटमेंट लो, और यहाँ जितने भी लोग आते जाते हैं उनकी भी डिटेल्स निकालो और छानबीन करो। सर कबर खोद कर बॉडी चुराने का क्या मतलब हो सकता है? किसी को बच्चे की लाश ही होगी और क्या। लेकिन सर नीलेश भी तो गायब है। दिवाकर ने कहा कि गोपाल उसे पैसा देने 11 तारीख शाम को उस फ्लैट पर आने वाला था। सर लेकिन दुर्गा ने तो बोला था कि वो 3:30 बजे ही 20 लाख रुपए लेकर घर से निकल गया था। और गोपाल के घर से यहाँ तक की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, मगर वो 3:30 बजे घर से निकला तो लगभग 3:50 तक यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। पर सर गोपाल तो फ्लैट पे पहुंचा ही नहीं। गोपाल मिश्रा को जहर या तो मिंटू ने दिया होगा या कोई और। सर अभी दूसरे थाने से फोन आया था, गोपाल जिसका पैसा खा गया था वो कपिल, उसने सुसाइड कर लिया। क्या?
कब्र से गायब हुआ था। बच्चे की लाश को कब्र से निकाल कर कोई तालाब में क्यों फेंकेगा, समझ में नहीं आ रहा। किसने देखा इसकी लाश को सबसे पहले? सर मैंने देखा। एक काम करो, जल्दी से बॉडी का पोस्टमार्टम कराओ, आसपास के सारे इलाके छान मारो, और हाँ कोई भी संदिग्ध आदमी देखे उठा लो उसे। सब इन सब की स्टेटमेंट ले लो, खासकर इसकी। सर आसपास के लोगों को बहुत बदबू आ रही थी, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया था और सर फॉरेंसिक वालों को बुला लिया, वो लोग आ चुके हैं। सर मेरे वाले को बाहर करो। only one question सर नरसंहार हुआ है। लेकिन मारा यहाँ नहीं गया है, यहाँ से मारकर फेंका गया है। जी सर। सर फर्श पर कहीं ब्लड नहीं है और ना ही कहीं कोई हथियार नजर आ रहा है। वही तो कह रहे हैं, मर्डर कहीं और हुआ है, सिर्फ डंपिंग यहाँ हुई है। जैन सर। जी सर। जी आई नो सर। जैन सर। जैन। एसपी साहब सर। पूरी मीडिया हरकत में आ चुकी है, इससे पहले ये मामला आग की तरह पहले हमें इसे यही सॉल्व करना है। सर फॉरेंसिक वाले आए क्या? जी। फॉरेंसिक वाले को बोलो जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट सबमिट करें। और सुनो, उड़ान वाले को उठाओ। सर। ये गुत्थी अब पुलिस की रातों की नींद उड़ाने वाली है। कैमरामैन रमेश दुबे के साथ मैं पूनम। सर गोडाउन में मिले 18 लाशों में से 12 लाशें 12 से 16 साल तक के बच्चों की हैं, जो अलग अलग एरिया से हैं। मतलब साफ है, अलग अलग जगहों से लाशों को उठाकर एक जगह डंप कर दिया गया। सर इनमें से कुछ की तो मिसिंग कंप्लेंट्स हैं और कुछ लाशों को शमशान और कब्रिस्तान से चुराया गया है। सर शमशान और कब्रिस्तान, जैसे बबन की लाश को चुराया गया था। जी। लेकिन फिर उसकी लाश को पानी में क्यों फेंका गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने बबन की लाश को चुराया उन्हीं लोगों ने। लेकिन सर कोई इतनी लाशों को चुरा कर करेगा क्या? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नरबली या नरपिशाच कांड या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इतने बड़े पैमाने में इतनी सारी लाशों को इकट्ठा करना, शायद उसे सड़ने के लिए रखा हो, लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? एक बात और सर, इन सभी बच्चों में से 5 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे और नीलेश भी स्पोर्ट प्लेयर है सर, जो गायब है। बबन की लाश मिल चुकी है, नीलेश की नहीं। हो सकता है नीलेश जिंदा हो। हमें सबसे पहले ये पता करना हो कि बबन, नीलेश और इन 18 लाशों में कोई लिंक है या नहीं है। तुम एक काम करो, नीलेश की बिल्डिंग और उस स्कूल के आसपास के सारे चक्कर वापस कटवाओ और डिटेल्स मुझे दो। सर ये उस जगह का मालिक है जहाँ सारी लाशें मिली। नमस्ते हजूर। उसने हमसे कहा कि ये जगह शहर से थोड़ा दूर है, उसका दारू का फैक्ट्री डालना है, इसलिए हमने उसको ये जगह दे दी। इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं पता है साहब। नंबर दो उसका। जी हजूर। डायल करूं सर? रुको, अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो हमारे कॉल से अलर्ट हो जाएगा वो। तुम सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रेस करो और एक मिनट मुझे अपडेट करो। सर। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? कब से तुमको ढूंढ रहे हैं। मैं गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ। ये हड्डी कहाँ से लाए हो? ये वहाँ। एक काम करो, तुम दूसरा कुछ खेलो, हम अभी आते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है। सर आपने जो नीलेश के स्कूल में तहकीकात करने को बोला था, वहाँ कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन स्कूल के बच्चे और आसपास के लोगों ने बताया कि वहाँ कोई पानी पूरी का ठेला लगाता था। लेकिन जिस दिन से नीलेश गायब है उस दिन से वो नजर नहीं आया। किसका ठेला था? सर नाम तो लोगों को नहीं पता, लेकिन बोल रहे हैं कि कोई दाढ़ी मूंछ वाला आदमी था। आसपास के लोगों को बुलाओ और उसका स्केच बनाओ जल्दी। सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर कांची तालाब के पास कोई लाश मिली है। ड्राइवर, कांची तालाब। गुप्ता यादव, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? गला घोट के हत्या की है इसकी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर
क्या हुआ था? मैं उधर गुल्ली डंडा खेल रहा था और फिर पापा आए और फिर हड्डी लेके गए। हड्डी? हाँ। कहाँ से मिली हड्डी? उधर। तुम दोनों इधर उधर देखो। या तो हड्डियों की पॉलिश भी की जाती है। सर, इधर देखिए। कि जितने भी कंकाल यहाँ पड़े हैं वो पहले लाशें थी। सर। यस सर, आपने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई थी गोपाल और मिंटू के केस में, वो आ गई है। खून में एकोनाइट नाम का जहर मिला है और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 ग्राम जहर दिया गया है। 5 ग्राम एकोनाइट एक आदमी को 20 से 25 मिनट में मार सकता है और किसी नशीले पदार्थ में मिलाकर दिया जाए तो 10 से 15 मिनट ही काफ़ी है। अच्छा, जो कॉल डिटेल्स निकालने के लिए बोला था निकाला? यस सर। सर, मैंने गोपाल के बिटिंग सर्कल में काफ़ी सारे लोगों को ट्रेस किया, लेकिन सर ये एक नंबर देखिए। बुला उसको। सर। विजय बाबू, अपने जीजाजी से इतनी नफरत कि जहर देकर उसे मार दिया? साहब, हमने कुछ नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। बकायदे शुरू करेगा या मैं धुलाई शुरू करूं? सब बता रहे साहब। माना कि साहब गोपाल ने हमें रुपए पैसे की मदद की थी, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था साहब, जानवरों जैसा अत्याचार करता था साहब। हर दूसरे दिन हमारी बहन का फोन आता था कि आज फिर उसने मारा। बताती थी साहब कि कहाँ कहाँ चोटें आई। साहब, 11 तारीख की दोपहर को मेरी बहन का फिर से फोन आया। हाँ जी। भैया, आपके जीजा जी उस चुड़ैल के लिए पैसे लेकर गए, आज फिर उन्होंने मुझे मारा। अरे जीजी रो मत, तुम चिंता ना करो। हमने सोचा इस गोपाल का कुछ करना ही पड़ेगा। गोपाल के बेटिंग रैकेट खुलते ही मुझे तुझ पर शक हो गया था। तेरे कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जिस दिन गोपाल और मिंटू गायब हुए थे उसी रात को तूने एक शमशान घाट में कॉल किया था। हमारा तुझ पर शक बढ़ता गया, इसलिए हमने तेरी खोजबीन शुरू की। सर, गोपाल रोज 3:30 बजे के आसपास विजय की दुकान पर 30 सेकंड के लिए रुकता है, वहां से एक पुड़िया लेता और निकल जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ब्लड वॉमिट, तभी मुझे पता चल गया कि किसी नजदीकी आदमी ने उसे जहर दिया है। गोपाल ने घर में आखिरी बार कितने बजे खाना खाया था? सब वो तो 3 बजे गए थे, कुछ 1 बजे के आसपास चाय पी थी बस। 1 बजे? अगर उस चाय में जहर होता तो गोपाल की मौत 15 मिनट बाद यानी 1:15 तक होती, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल की मौत 3:45 पर हुई थी। गोपाल का घर उस फ्लैट की दूरी लगभग 20 मिनट की है, यानी बीच में ही कुछ खाने से उसकी मौत हुई थी। और इस रास्ते के बीच सिर्फ साहब, गोपाल हमेशा की तरह फिर हमारी दुकान से की गोली लेने आया और मैंने उसकी गोली में जहर मिला दिया। उसके बाद वो निकल गया। और मैंने देखा कि गोपाल का बेटा मिंटू उसका पीछा बाइक से कर रहा है। गोपाल की गाड़ी आगे जाके रुक गई और तब तक उसका बेटा मिंटू वहां पहुंच गया और उसके नोटों से भरे बैग को छीनने लगा। उसी दरमियान मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और मिंटू के सर पे दे मार दिया। इन लाशों का क्या किया? साहब, दोनों की लाशें लेके हम शमशान गए। वहां पे मैंने जलाने की कोशिश की तो देखा चौकीदार ने हमें देख लिया और फिर मैंने उसको
आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम इन लाशों को जला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बिना अंतिम संस्कार के जला दी। ले जाओ इसको अंदर, अच्छे से लड़ाई करना है इसकी, ले जाओ इसको। हेलो, क्या? अभी आता हूं। गोपाल और मिंटू के केस में एक नया ब्रेक थ्रू। गोपाल जी, ये तो हमारे मिंटू की टी शर्ट है। हाँ, मिंटू। नहीं है, हमारे नीलू के कपड़े नहीं है इसमें, इसमें नीलू के कपड़े नहीं है, नहीं है, नीलू के कपड़े नहीं है इसमें। क्रिमिनल जॉब ही है, बस उसके क्राइम करने का तरीका बहुत ही अलग और घिनौना है। एक के बाद एक लाशें आ रही हैं, बस इसके बीच का कोई लिंक नहीं मिल रहा है। कोई तो होगा जिस लिंक को जरूर जानता है। गोपाल और मिंटू की बॉडी तो शमशान के गार्ड ने जला दी थी, फिर वो बॉडीज यहाँ कैसे आई? मुझे डबल पैसे मिल रहा था साहब, इसलिए मैंने बॉडी बेच दी साहब। उन लाशों को एक आदमी को बेच दिया था। ये रहा साहब उसका नंबर। ओके, ठीक है, ठीक है। सर, गोडाउन वाले ने जो नंबर दिया था वो किसी बाबू मंडल के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो नंबर काफी टाइम से बंद था, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ही एक्टिव हुआ है। ये रहा वो नंबर सर। हम रोज रात 10 बजे तक यहाँ पहरा देते हैं साहब, यहीं बगल में हमारा डेरा है साहब। सुरेश सर, वो जो ग्रेवयार्ड का सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी कॉल डिटेल्स दिखाओ। सर जल्दी। That's it. नीलेश और बबन के मिसिंग के पीछे इस आदमी का हाथ है। रखो ये। हेलो। हेलो, मैं अविनाश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ। जी। इसकी लाइव लोकेशन निकालो। हेलो, अभी मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, इसकी लाइव लोकेशन चाहिए तुरंत। सर। हाँ। बाबू का फोन बंगाल बॉर्डर की तरफ जाता हुआ शो हो रहा है। इसका मतलब वो शहर छोड़ के बंगाल की तरफ भाग रहा है। तुम एक काम करो, सारे नाके अलर्ट करो और इसकी स्केचेस हर जगह सर्कुलेट कराओ। सर, गाड़ी घुमाओ, कम ऑन फास्ट। नीचे उतर, नीचे उतर। ले जा से। चल, चल, इधर चल। खोलो से। याद आया कुछ? हम गैर कानूनी ढंग से हड्डी और कंकाल बेचने का धंधा करते हैं साहब। हर साल इंडिया से 20 से 25 लाशें विदेशों में भेजी जाती है साहब, खासकर पड़ोसी देशों में। कहाँ से मिलती है हड्डियाँ? कहाँ से मिलती है हड्डियाँ? शमशान घाट से साहब, कभी अस्पताल की लावारिस। हमें जब भी लाशों की जरूरत होती है साहब, हम इन सब जगहों में जाते और वहाँ के मैनेजर और नर्स, कंपाउंडर गार्ड सब हमसे मिले होते हैं साहब। 500 से 2000 रुपए में बेच देते हैं लाशें साहब। कई बार हड्डियों के लिए लोगों को मार भी देते हैं साहब। कारण होता है साहब, कारण होता है साहब। 12 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना साहब, स्वस्थ बच्चे, उसके स्केलेटन की ज्यादा डिमांड होती साहब, खासकर विदेशों में। स्वस्थ बच्चे को मारना मुमकिन नहीं होता ना साहब, तो एजेंट हमें 4 गुना ज्यादा कीमत दे देते हैं। बॉडी को डालता है। बोल, बॉडी को डालता है। सब बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए साहब या तो एसिड में डाल देते हैं
या नदी में मछलियों को खाने के लिए छोड़ देते साहब। जब उसका मांस निकल जाता है तो ढांचा निकाल लेते हैं। सब विदेशों में इन हड्डियों से एप्रोडिसिक यानी यौन शक्ति बढ़ाने की दवाई बनती है साहब। विदेशों के मेडिकल कॉलेज में रिसर्च और स्टडी के लिए इनको यहाँ पे कंकाल भेजते हैं साहब। नीलेश की बॉडी मुझे अभी तक नहीं मिली, ना उसके कपड़े। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीलेश अभी तक जिंदा है। हमें एक हेल्दी टीनेज लड़के के स्केलेटन की रिक्वायरमेंट आई थी। उसके लिए एजेंट बहुत सारे पैसे देने को भी रेडी था। अच्छा ये बताओ, सबसे तेज कौन भाग सकता है? नीलू। हाँ, फिर मैंने मौका पाकर जब नीलू पानी पूरी खाने आया, घर जाते वक्त नीलू रास्ते में बेहोश हो गया साहब। उसकी हड्डी तो कब का विदेश एक्सपोर्ट कर चुके हैं साहब। नीलेश को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि बोन रैकेट चलाने वाले खतरनाक अपराधियों को हमने पकड़ लिया। इस केस का मुख्य आरोपी बाबू मंडल और उसके साथियों को नीलेश और उसके जैसे कई बच्चों को मारने और उनकी हड्डियों का गैर कानूनी व्यवसाय करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दी गई। विजय और हामिद, उन्होंने अपना एक अपराध छुपाने की कोशिश में एक बड़े अपराध में सहयोग दिया और उसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। आज भी राकेश जैसे कई लोग हैं जो पुलिस को कुछ भी बताने से कतराते हैं। आज भी बाबू मंडल जैसे कई लोग हैं जो आम लोगों की कमजोरी और डर का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर सही वक्त पर पुलिस को अपराध और एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिल जाए तो वो अपराध कभी पनपेगा ही नहीं। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें सही वक्त रहते आपके आसपास कोई भी अपराध या एक्सीडेंट हो तो उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखवाइए। हर अनजान नजर से रहे सतर्क और देखते रहे क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।